हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो आज का क्लास मेरा 10th का है मैथ, जिसमें हम प्रश्नावली एक जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 से 1.4 तक का पूरा प्रश्न आप लोगों को बता दिए। आज का जो क्लास है वह टॉप 50 VBI ऑब्जेक्टिव का है, यानी वास्तविक संख्या का टॉप 50 VBI ऑब्जेक्टिव आप लोगों के समक्ष लाए हैं। तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो है 100 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें इस चैप्टर से यानी वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है, इससे लगभग में 6-7 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का पूछा जाता है। तो 6 से 7 ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो हम इस चैप्टर का VBI 50 ऑब्जेक्टिव लाए हैं आप लोगों के समक्ष। तो आइए इसे हम बारी बारी से जानते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है। बताइए, जो सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। प्रश्न पहला है कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। पहला ऑप्शन में है 2, फिर बी में है 3, सी में 1, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम कैसे जान पाएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम एक चीज नोट में याद रखेंगे, इसका नोट में हम ये याद रखेंगे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा जो होता है वह कितने के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। उसके बाद हम जानेंगे 2, पहला नोट में ये याद रखेंगे, दूसरा नोट में याद रखेंगे हम 2 लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा जो होता है वह कितने के बराबर होता है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का भी मौसा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। फिर तीसरा नोट में हम ये याद रखेंगे कि 2 लगातार यानी 2 लगातार अभाज्य यानी सअभाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या का जो मौसा जो होता है वह कितने के बराबर होता है, 1 ही के बराबर होता है। और एक नोट में और याद रखेंगे हम, जो 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होता है वह कितने के बराबर होता है। सम संख्याओं का मौसा जो होता है वह कितने के बराबर होता है, तो 2 के बराबर होता है। तो ये 4 नोट आप लोग याद रखिएगा। पहला जो 2 लगातार संख्याओं का अगर पूछ दे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा बताइए, तो हम क्या कहेंगे, 1 होगा। फिर अगर पूछ दे कि बताइए कि 2 लगातार विषम संख्याओं का जो मौसा होगा वो कितने के बराबर होगा, तो वो भी 1 ही के बराबर होगा। और जैसे इसमें पूछ दिया है पहला कि सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो सअभाज्य संख्याओं का या 2 से अधिक सअभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वह 1 ही के बराबर होगा। या 2 हो या 2 से अधिक हो या सअभाज्य संख्या हो, जो भी रहे उसका मौसा जो होता है वो 1 ही का बराबर होता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 2, 3 क्या है, सअभाज्य संख्या है। इसका जो मौसा हम ज्ञात करेंगे तो 2 से 3 में हम भाग देते हैं तो 2 का 2, 1। अब 2 से 1 में नहीं लगेगा तो 1 से हम 2 में भाग देंगे तो 1 दूनी 2 कट गया। कितना से कटा, 1 के बराबर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, तो सअभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगर पूछ दे कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 के बराबर होता है। जैसे मान के चलिए 2 और 4 ये दोनों सम संख्या है, इसका मौसा कितना होगा, 2 से हम 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से तो 2 हुआ। जैसे 4, 6 लेंगे हम, तो 4 से हम 6 में जो भाग देंगे, 4 का 4 2, फिर 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4 कितना आया, 2 के ही बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा जो होता है वह 2 होता है। और 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1, फिर 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा भी 1, और 2 लगातार या 2 से अधिक या सअभाज्य संख्याओं का मौसा भी कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में, कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। यानी ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 38, बी में है 57, सी में 114 है, फिर डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग जो इसका क्या होगा।
बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा इतना है तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। हमने सूत्र बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लौसा, ये होता है। इस पे हमको बोल रहा है क्या ज्ञात करने के लिए, लौसा। तो लौसा बराबर जो हम ज्ञात करेंगे तो लौसा बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में क्या हो जाएगा मौसा, यही होगा। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दो संख्या का गुणनफल कितना है 2166, तो लिख देंगे 2166 बट्टा में। फिर मौसा कितना है 19 है, तो 19 लिख देंगे हम, और इनको काट देंगे, काटने के बाद जितना आएगा वही क्या हो जाएगा उस संख्या का लौसा होगा। तो काटते हैं, इसको काटेंगे 19 का 19, इसमें 2 बच गया, अच्छा फिर 19 का 19 2, अच्छा 26 और 19 19 26 में से 19 घटाएंगे 7 और 19 चौक 76, यानी 114 बार में क्या हो गया 166 19 से कट गया। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में 114 है, ऑप्शन सी में 114 है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि दिया रहेगा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मौसा इतना दे दिया, तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। तो लौसा बराबर हम आप लोगों को बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसा होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया था इतना, तो लिख दिए इतना, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 बट्टा में मौसा 19 दिया है, तो 19 और 19 से हम 2166 को काटे हैं तो 114 बार में कटा है, और यही क्या हो गया इस संख्या का लौसा हो गया। और हमें लौसा पूछ रहा था, तो किस ऑप्शन में 114 है, तो ऑप्शन सी में 114 है, इसलिए क्या हो गया इसका ऑप्शन जो सी सही हो गया। फिर आइए इसका अगला हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 और b बराबर दे दिया 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लौसा a b होगा, यानी लौसा पूछ रहा है, यानी लघुत्तम पूछ रहा है। तो हम इसमें देख और इसमें ऑप्शन दिया है ए में 40, बी में 560, सी में 1120 और डी में 1680। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लौसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो लौसा में कॉमन नहीं होता है, उसमें बड़ी घात देखा जाता है, हम बताए थे आप लोगों को पहले भी क्लास में। तो लौसा में हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि इसका जो गुणनखंड फैक्टर है वो क्या क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है और 7 है, यही चारों है। वो चारों जो है तो इसमें क्या लौसा में हम कैसे ज्ञात करते हैं, जिसका बड़ा पावर होता है उसे हम लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 का बड़ा पावर कितना है, इसमें 2 का बड़ा पावर 4 है, इसमें 2 का बड़ा पावर 3 है, तो बड़ा पावर वाला लेंगे हम, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे गुने। अब देखेंगे 3 का बड़ा पावर कितना है, तो 3 एक ही है, तो ये 3 हो जाएगा गुने। 5 का बड़ा पावर कितना है, तो इसमें भी 5 का बड़ा पावर 1 है, इसमें भी बड़ा पावर 1 है, सेम है, तो हम 5 ले लेंगे गुने 7, तो 7 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 7 ले लेंगे हम, सबको गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी कितना हो जाएगा 2 गुना 4 4 गुना 8 गुना 16, यानी 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी 16 पंच 80, 80 दिया हो जाएगा 240, 240 सत्ते कितना हो जाएगा 240 सत्ते, हम इसको गुना करेंगे, सबको गुना करने पर 0 7 चौका 28, 7 दूनी 14 2 16, यानी सबको गुना करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 1680। तो 1680 आया है, तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है 1680 है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से आप लोगों को बताए। फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो हम बताए थे आप लोगों को कि सम संख्या में अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं विषम संख्या को तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। और सम संख्या में अगर हम जोड़ते घटाते हैं सम संख्या को तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि m एक पूर्णांक है और पूर्णांक जो है ये क्या है m इसके गुणांक में है, तो सम हो गया। सम में अगर हम क्या करते हैं सम को जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा, सम होगा, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा।
फिर इसमें देखिए, इसमें भी ये सम है, ये भी सम है, तो इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी सम ही प्राप्त होगा। इसमें देखते हैं कि ये सम संख्या है, सम, और एक क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा, विषम होगा। हमें पूछ क्या रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4m + 1 हो जाएगा। फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन है 5 में, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम बताए थे आप लोगों को। तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से भी न विभाजित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं 27 जो है, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 27 कितना कितना से विभाजित हो रहा है, 27 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, और स्वयं 27 से हो रहा है। तो देखिए 4 अंक से, 4 संख्या से विभाजित हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या होगा क्या, जो एक और स्वयं से विभाजित हो। 13 को देख रहे हैं, तो 13 1 से हो रहा है और स्वयं से हो रहा है। इसको देखते हैं तो ये कितना से हो रहा है, तो ये 5 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, और स्वयं 35 से तो होता ही है। इसको देखते हैं तो आगे, यानी हम आगे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी सवाल का 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है, बाद बाकी 3 गलत होता है। तो एक ऑप्शन अगर सही अगर आ जाए तो हम आगे की ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक सवाल में एक ही ऑप्शन सही होता है। तो हम देख पाते हैं कि ये 13 जो संख्या है वह एक और स्वयं से कट रहा है और अदर संख्या से नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 13 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। समझ गए आप लोग। फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए में दे दिया √17, फिर बी में दे दिया √4, फिर सी में दे दिया √100, फिर डी में √16 + √25। तो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे, यानी जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जिसका वर्गमूल क्या होता है, नहीं निकल पाता है, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रूट अगर हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 हो गया तो इसके नीचे हमने कुछ एक देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। √100 का वर्गमूल होता है 10 हो जाएगा, ये भी p/q के रूप में होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। इसमें देखिए तो ये क्या होगा, यहाँ पे √16 है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, और √25 है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया। नीचे हमने कुछ देख दिए, p क्या हो गया, q के रूप में हो गया, ये परिमेय हो गया। हम यहाँ पे देख रहे हैं √17 को, तो √17 क्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, रूटे में रहेगा। तो जब रूटे में रहेगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम आप लोगों को कितनी आसानी से 6 क्वेश्चन बताए। फिर आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं। हाँ तो देखिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, 144 के गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, डी में दिया है 5। तो हम क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम यहाँ से। 144 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 7 14 2 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, अब लगेगा 3 से। यानी हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यानी 2 का पावर कितना है, 4 गुने 3 का पावर 2 है। हमें क्या पूछ रहा है, 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 2 का घातांक कितना है, 4 है। तो किस ऑप्शन में 4 है, तो बी ऑप्शन में 4 है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो 4 है। इस प्रकार से सवाल को हम हल करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। बोल रहा है कौन सा परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या है। तो देखेंगे हम जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वही क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। तो ऑप्शन ए में है √1/144, फिर बी में है √50/500, सी में है √32 और डी में है 5 + √5। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही होगा, और 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये रूट से निकल गया, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही इस संख्या का क्या होगा, जो परिमेय होगा। फिर इसका वर्गमूल करेंगे तो नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा, √32 ऐसे ही रह जाएगा।
इसकी पूरा पूरी नहीं निकलेगा और ये भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में हम अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होता है? हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि √1/144 का वर्गमूल 1/12 हो गया और कोई भी सवाल का एक ही ऑप्शन सही होता है। तो हम पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया, इसलिए हम आगे और चेक नहीं करेंगे। यही इस सवाल का क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यानी अशांत बोल रहा है, अशांत आवर्ती हुआ, यानी किसका? यानी जिसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा अगर और आ जाए तो वही क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 23/500, फिर बी में है 25/1600, सी में 39/343 है, डी में 13/625। अगर हम क्यू का जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो होगा 2 × 2 × 10 × 2 × 10, यानी 2 5 आ रहा है, 2 5 आ रहा है तो क्या हो गया? ये शांत हो गया। जब ये शांत हो गया तो बोल रहा है मैं क्या? अशांत बोल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं, इसमें भी 2 ही 5 आएगा। पहले इसको काट लेते हैं, 5 × 25, इसको काटेंगे 5 × 15, 5 दूनी 10, 0। अब 320 का जो हम फैक्टर करेंगे, हम 2 से 2 का 2 2 6 12 कट गया, फिर 2 से 2 8 16 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 × 5 आया। यानी इसके क्यू का अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आया है, 2 5 आया है तो ये शांत हो जाएगा। हमें पूछ रहा है अशांत। 343 का जो हम करते हैं तो 343 का जो फैक्टर करते हैं तो क्या होगा? 7 से 7 चौके 28, 7 9 63, यानी 7 7 फिर 49, यानी 7 के पावर कितना आया है? 3, यानी 2 5 के अलावा नहीं, इसमें 7 आया है। तो जब 7 आया है इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अशांत होने के लिए हम बताए थे आप लोगों को, उनके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 5 के अलावा अतिरिक्त गुणनखंड आना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा? अशांत होगा, अन्यथा शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 आ जाए तो वो शांत हो जाएगा, और अशांत के लिए 2 5 के अलावा अदर संख्या आना चाहिए। यहाँ पे क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे के ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, इसमें तो 5 ही आएगा करेंगे तो, इसलिए इसको 625 को करेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं, इसको भी कर ही देते हैं। यहाँ पे देखिए 5 से करेंगे तो 5 का 5 5 2 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 2 10 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 25, यानी 5 के पावर 4 आया है, यानी 5 के पावर m के रूप का हो गया, तो शांत हो गया। हमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है? सी है, क्योंकि इसके क्यू का अभाज्य गुणनखंड में 2 5 नहीं है, 7 है, इसलिए अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा? 39/343 होगा। फिर आइए इसका 10वां क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो हम आप लोगों को पहले क्लास में भी बताए थे, क्या बताए थे? तो एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर, अशून्य परिमेय संख्या का भागफल, योगफल, गुणनफल लिखते हैं पहले। एक अशून्य परिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योगफल और अंतर। अंतर मतलब घटाव, योगफल मतलब जोड़। अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए, इसको नोट में लिख लीजिए। एक अशून्य परिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योगफल और अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो किस ऑप्शन में अपरिमेय है? ए में ऑप्शन में हमेशा परिमेय है, बी ऑप्शन में हमेशा अपरिमेय है, सी में 1 है और डी में परिमेय या अपरिमेय पूछ रहा है। तो अपरिमेय किस में है? बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। जैसे मान लीजिए, चलिए अगर 5 हम ले लेते हैं, ये परिमेय संख्या है, p/2 में लिख सकते हैं, गुना √3 ये अपरिमेय संख्या, इसको जब गुना करेंगे हम तो ये 5 √3 आएगा। 5 √3 क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। इसलिए
नोट में याद रखिएगा, एक अशून्य परिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योगफल और अंतर हमेशा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। फिर आइए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि 45 तथा 60 का मौसा, यानी मौसा मतलब HCF क्या होगा। तो 45 हम 60 में भाग देंगे तो पहला ऑप्शन में 45 है, बी में 1 है, सी में 3 है, डी में 15 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम क्या करेंगे 45 से 60 में हम भाग करेंगे तो 45 का 45, 10 में से 5 या 5, ये हो जाएगा 1, 15। फिर 45 से नहीं लगा तो 15 से हम 45 में लगाएंगे, 15 या 45 कट गया पूरा पूरी। कितना से कटा, 15 से कटा, इसलिए जितना से कटता है वही उसका मौसा हो जाता है। तो किस ऑप्शन में 15 है, तो डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। समझ गए कितना आसान था। फिर आइए क्वेश्चन 12 में है कि पाई बटा 3 है, क्या है पाई बटा 3। तो हम पहला में परिमेय संख्या, दूसरा में अपरिमेय संख्या, तीसरा में पूर्णांक संख्या, डी में है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम बताए थे कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमेशा हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, परिमेय संख्या गुणनफल, भागफल, योग का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये ऊपर के क्या है, अपरिमेय है, ये परिमेय है। परिमेय अगर इसमें अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए अब तीसरा 13 प्रश्न से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 0.7 पे रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है, कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया है 7/9, बी में दिया है 7/90, सी में 7/99, डी में 7/10। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम बताए थे आप लोगों को, जिस संख्या पे रेकरिंग रहता है तो वो पहले क्या करते हैं, वो पूरी संख्या हम लिख लेते हैं। तो 0.7 है तो हम टोटल संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। और जिस संख्या पे, जितनी भी संख्या पे अगर रेकरिंग लगा रहे उसके बट्टे में कितना, उतना 9 हो जाता है। कितनी संख्या पे लगा है, एगो संख्या पे लगा है तो एगो 9 हो जाएगा। तो 7/9 हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है 7/9, इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या रहा है, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए में है, ए ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1, सी में है 16, डी में है 2। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि a का पावर 0, यानी कोई भी संख्या का पावर अगर 0 रहे उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, गुना है तो गुना, 2 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। तो 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो किस ऑप्शन में 1 है, तो बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसव होगा। यानी लॉसव, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसव, तो लॉसव बराबर क्या होता है, यानी ये दो संख्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो लॉसव बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। क्या होगा, यानी पहली संख्या क्या है, ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है, और लॉसव पूछ रहा है तो दोनों संख्याओं का क्या होगा, मल्टीपल। तो ए गुना बी यानी ए बी, यानी ए बी किस ऑप्शन में है, सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। यानी दो संख्याओं का लॉसव कितना होता है, अगर दिया रहेगा ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसव क्या हो जाएगा, तो ए गुना बी हो जाएगा। लॉसव में अगर मौसा अगर पूछ दे, सी में अगर मौसा अगर पूछ दिया रहता तो 1 हो जाता। पहला क्वेश्चन में भी बताया था आप लोगों की दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का, यहाँ पे दो संख्या पूछा है, यहाँ अभाज्य संख्या का लॉसव पूछ दिया है। अगर इसी में दे दिया रहता कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसम क्या होगा, तो मौसम कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो यहाँ पे लॉसव पूछ दिया है तो लॉसव क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुना हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, इसलिए ए बी हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो हम बताए थे बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सी अभाज्य संख्या बताइए आप लोग। तो वह संख्या जो स्वयं और एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी न कटे, वही अभाज्य संख्या है। तो देख पा रहे हैं कि 15 जो है वह कितना ग्रहण करता है, 15 यहाँ पे चेक करते हैं, ऑप्शन में है 15 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 5 से भी करता है, स्वयं 15 से करता है। देखिए 4 संख्या से करता है, इसलिए 15 तो नहीं होगा।
12 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, स्वयं 12 से कट रहा है। देखिए कितने अंकों से ये कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 23 जो है वो कितने 23 1 और स्वयं से कट रहा है। इसके अलावा किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 23 जो होगा वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। जितने आसान से आप लोगों को बता दिए। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 का है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है 1, तो इसमें चेक करेंगे। ऑप्शन ए में है 2 - √3, बी में है √5, सी में है 2 √3/3 या डी में है √6। तो हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ये क्या है, 2 है परमेय संख्या और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, जोड़ते हैं, गुना करते हैं, भागफल करते हैं, बताए हैं। तो क्या प्राप्त होता है, हमेशा जो है हमें अपरिमेय ही प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बी √5 सब जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा, अपरिमेय है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि √3 है, √3 कट गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। 2 क्या है, तो इसके नीचे हमने कुछ देख देंगे, p/q रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, 2 √3/3 क्या हो जाएगा, परमेय होगा। मैं परमेय ही पूछ रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर √6 भी क्या होगा, इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2 √3 होगा, ये भी अपरमेय ही होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए किसी भी सवाल का एक ही ऑप्शन सही होता है, तो हमें ऑप्शन सी सही हो गया, आगे की हम जांच नहीं करेंगे। फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन 18 नंबर में कहता है, यदि 65 तथा 117 का मौसम 65 n - 117 के रूप में है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यानी 65 तथा 117 का मौसम 65 n - 117 है, तो हम n का मान बोल रहा है। ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है। कौन सा ऑप्शन होगा, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, मौसम का रहा है तो 65 और 117 के पहले क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। 65 से 117 में 65 का 65 लगेगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से हो गया 5, 52। फिर 52 से 65 में लगाएंगे, 1 मरतबे 52, 5 में 2 गया 3, 1 13 हो गया। फिर 13 से लगाएंगे 52 में, 13 चौके 52 कट गया। इसका मौसम कितने के बराबर आया है, 13 का बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 65 m - 117 किसके बराबर, 13 के बराबर। तो जब 13 के बराबर तो क्या होगा, 17 को इधर ले जाएंगे तो 65 m बराबर हो जाएगा 13 + 117। तो 65 m बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10, 3 1 2 1 3, ये 130। तो m बराबर होगा 130/65, गुना में चला जाएगा तो ये गुणांक में अंदर गया तो भागा में 65 से काट देंगे तो 65 गुना क्या हो जाएगा 130। तो m का मान आ गया कितना, 2 के बराबर। तो 2 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। फिर आइए इसका 19 क्वेश्चन क्या कर रहा है 19 नंबर में, कि 2 10 और 20 के लौसक और मौसक का अनुपात क्या है। ए में है 1:10, बी में 10:1, सी में 4:3, डी में 11:1। तो क्या होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का लौसक ज्ञात करेंगे, फिर मौसक ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लौसक ज्ञात करते हैं, यानी 2 10 और 20 का जो लौसक ज्ञात करेंगे तो 2 का 2, 2 पंचे 10, 2 ढाई 20। फिर 5 से लगेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 2 पंचे 10, 10 दूना क्या हो गया 20। इसका क्या हो गया, लौसक हो गया, इस संख्या का लौसक 20 आया है। फिर इसका मौसक ज्ञात करते हैं, तो 2 से पहले हम 10 में भाग करेंगे, 2 पंचे 10 कट गया है, यानी 2 से पूरा पूरी कट गया है। तो फिर हम 2 से ही क्या करेंगे, हम 20 में भाग देंगे, तो 2 है 20 कट गया, यानी दोनों संख्या जो है कितना से कटा है, 2 से, इसलिए इसका मौसक कितना हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि लौसक और मौसक का अनुपात। पहले लौसक कर रहा है तो ऊपर में लौसक और बट्टा नीचा में मौसक, इसका अनुपात। तो लौसक कितना ज्ञात किए हैं 20, तो ऊपर में 20 और मौसक कितना प्राप्त किए 2 काट देंगे तो हो जाएगा ऊपर में 10 नीचा में, यानी 10/1। इसको अनुपात में लेके हम तो लिख सकते हैं 10:1। कितना आया है 10:1। तो किस ऑप्शन में 10:1 है, तो बी ऑप्शन में क्या है 10:1 है, इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था। तो हाँ देखिए क्वेश्चन 20 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 20 से अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। कह रहा है ऑप्शन ए में 1 दिया है, बी में 2 दे दिया है, फिर सी में 4 दे दिया है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए जानते हैं इसे। हम सबसे पहले जानेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है वह कितना होता है। तो भाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटा 4 होता है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। इतना जानिए। फिर कह रहा है कि दोनों संख्या का मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा क्या ज्ञात करते हैं, हम छोटे वाले से क्या करते हैं, बड़े वाले में भाग देते हैं। तो 2 गुना 4 कितना से कटा, 2 से कटा। तो मौसा इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो किस ऑप्शन में 2 है, तो बी ऑप्शन में 2 है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 लगातार 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कहता है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। तो हम बताए थे आप लोगों को कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा भी क्या होता है, 1 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा भी 1 होता है। और 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा जो होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है 2 लगातार संख्याओं का मौसा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा, 1 होगा। किस ऑप्शन में 1 है, बी ऑप्शन सही है। बी में 1 है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ए ऑप्शन में 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में 7 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको जांच लेंगे। हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 5005 का। कितना से लगेगा, 5 से लगेंगे। 5 1 5 0 0 5 1 5। फिर जो होगा कितना से 5 से नहीं, 7 से लगेंगे। 7 3 2 7 से लगाएंगे। 7 1 7 3 बच गया 0, 7 चौका 28 और 7 3 28। फिर अब कितना से लगेगा, 11 से लगाएंगे। 11 का 11 11 3 33। यानी हम देख रहे हैं इसका जो है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 ये आया है। तो बोला कितने अभाज्य गुणनखंड है, क्या गो है, 1 2 3 4 गो। कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4। तो किस ऑप्शन में 4 है, तो बी ऑप्शन में 4 है, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितने आसानी से आप लोगों को बता दिए। फिर आइए अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी 8670 है, और उसका मौसा 17 है। तो उसका लौसा क्या होगा। ऑप्शन ए में है 102, बी में है 85, सी में 107, डी में 510। तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दे दिया है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा होता है। बताए थे। तो हमें मौसा दे दिया है, तो लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा बराबर क्या सूत्र होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसा होता है, यही होता है सूत्र। बताए थे आप लोगों को। तो 2 संख्या का गुणनफल कितना है, 8670 बटा मौसा कितना है, 17 है। अब इसको काट दीजिए, काटने के बाद जितना आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, लौसा होगा। चलिए काटते हैं। इससे 17 पंचे 85, 1 बच गया, 17 का 17, ये 0 510। यानी किस ऑप्शन में 510 है, तो डी ऑप्शन में 510 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 24 आप देखते हैं कि 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए में 132 अनुपात 1 है, बी में 2 अनुपात 22 है, सी में 8 अनुपात 6 है, डी में 12 अनुपात 3 है। तो क्या करेंगे हम, 6 8 22 का लघुत्तम ले लेंगे। हम लौसा ज्ञात करेंगे पहले। 6 8 22 का 2 से 2 6 2 चौके 8 2 11। अब तो नहीं लगेगा, सबको गुना करते हैं। 3 गुना 6 6 चौक 24 और 24 से 11 को गुना करते हैं। 4 2 4 2 यानी 4 6 2 यानी 264 आया है इसका लौसा आया है। फिर इसके बाद अब हम इसका मौसा ज्ञात करेंगे। तो हम 6 से पहले 8 में भाग देते हैं। 6 का 6 2। फिर अब 6 से 2 में नहीं लगेगा, तो 2 से हम 6 में भाग देंगे। 2 3 6 कट गया, यानी 2 से कटा है। तो फिर हम 2 से क्या करेंगे, हम 22 में भी भाग देंगे हम। तो 2 11 हम 22, यानी ऐसे करेंगे। 2 11 2 कट गया, फिर ये 2 फिर ये 2, यानी 2 से ही कटा। तो इसका मौसा कितना हो गया, 2। तो कह रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात। तो पहले हम लौसा वाला लिखेंगे। तो लौसा क्या है, 264 है, तो 264 बट्टा मौसा कितना है, 2 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है तो लौसा बट्टा मौसा काटेंगे इसको। 2 का 2 2 3 4 2 2 4 यानी 132। इसके नीचे 1 है, तो अनुपात में चला जाएगा। 1 अनुपात में लिखेंगे तो 132 अनुपात 1 हो गया, नहीं तो 132 बटा 1 हो गया। तो अनुपात में कर रहे थे 132 अनुपात 1 आया है। तो किस अनुपात में, ऑप्शन में है 132 अनुपात 1, यानी ये ऑप्शन ए में है,
इसलिए इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 होगा, या बी में 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 होगा, या सी में 2 के पावर 5 गुने 3 होगा, या डी में 2 गुने 3 के पावर 5 होगा। क्या होगा, तो इसको भी हम हल करेंगे। 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगेंगे 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एका 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 गुने 3 अकेला है तो 3। तो देख रहे हैं क्या 2 के पावर 5 गुने 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है 2 के पावर 5 गुने 3, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आइए अब इसका अगला हम क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से। हाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का है कि 0.3 ऊपर बार लगा है का प्रमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है, यानी इसका सर्वोत्तम रूप हमको ज्ञात करना है। क्या होगा, ऑप्शन ए में 3/10, बी में 2/9, सी में 1/3 और डी में है 3/5 है। तो क्या होगा, तो 0.3 का प्रमेय संख्या प्रमेय रूप में क्या होगा, इसका लघुत्तम रूप। तो हम जानते हैं कि हम बताए थे कि जितने भी दशमलव के बाद वाले रेखरिंग वाले जितने भी संख्या रहेगा तो टोटल संख्या हम लिख लेंगे। तो 0 3 से 3 संख्या बना, उसके बाद जितने संख्या पे रेखरिंग रहेगा उसके बट्टे में उतना 9 हो जाएगा। तो एगो संख्या पे लगा है तो एगो 9 हो गया, इसके बाद इसको काट लीजिए, 3 का 3 3 तिया 9, कितना आया 1/3 आया है। 1/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 27 का रहा है कि 7 + 3√2 है क्या प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है, या भिन्न संख्या है, या पूर्णांक संख्या है। तो बताए थे कि 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। फिर क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय संख्या है, जो जिसका वर्गमूल निकल जाए तो √5 क्या है, अपरिमेय होगा, तो ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी में 2√3, तो क्या है, √3 क्या है, अपरिमेय है, 2 परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय को गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही होगा, इसलिए बी भी नहीं होगा। फिर सी में है 4 - √5, तो 4 परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर डी में क्या है, √16 है, तो इसका वर्गमूल जो करेंगे हम तो 4 हो जाएगा इसका वर्गमूल, यानी ये रूट से बाहर हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यही परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि 5, 15 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात होगा। ये VBI क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है, और ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी करा दिए हैं। आइए फिर एक बार करा देते हैं। ऑप्शन में हम चेक करेंगे, ऑप्शन बाद में, पहले हम इसको हल ही कर देते हैं। लॉसा कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 5, 15 और 20 यही है, इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 5 का 5, 5 या 15, 5 का 20, तो 4 या 12, 12 पंचे 60, इसका लॉसा आ गया। अब मौसा ज्ञात करेंगे तो 5 से क्या करेंगे, हम पहले 15 में हम भाग करेंगे, तो 5 या 15 पूरा पूरी कट गया, कितना से 5 से, तो फिर 5 से हम इस 20 में भाग देंगे हम, तो 5 का 20, यानी दोनों स्थिति में 5 से ही कटा है। इसका मौसा कितना आया है, 5 आया है। और कह रहा है कि लॉसा और मौसा का अनुपात, तो लॉसा ऊपर होगा तो 7 ऊपर हो गया, मौसा नीचे आ जाएगा, फिर काट देंगे, 5 का 5, 12 पंचे 7, यानी 12:1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में 12:1 है, तो डी ऑप्शन में 12:1 है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। तो √10 क्या है, इसको वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 2√5 हो जाएगा, और वर्गमूल से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय ही होगा। √24 इसको भी हम क्या करेंगे, √24 भी क्या होगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय होगा। √35 क्या हो जाएगा, ये भी 7√5 होगा, क्योंकि इसको पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी में √121 है, इसका वर्गमूल करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, अन्यथा ये तीनों क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या कह रहा है कि दो संख्या दिया है, a और 18 का लॉसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में 1 है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, बताए हुए थे आप लोगों की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा गुने
मौस पहली संख्या ए है गुने दूसरी संख्या में 18 दे दिया है बराबर लौस कितना है 36 गुने मौस कितना दे दिया है 2 दे दिया है। अब क्या करेंगे ए के गुना में ये इधर जाएगा तो भागा में ए बराबर हो जाएगा 36 गुने 2 बटे 18। फिर इसको काटेंगे 18 का 18 18 गुना 36 ए का मान कितना आ जाएगा 2 गुना 4 ए का मान कितना आया है 4। तो किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में 4 है इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर आइए आप पुनः अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। हाँ क्वेश्चन नंबर 32 अब देखिए क्या है कि कह रहा है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौस क्या होगा। ऑप्शन ए में 2 है बी में 0 है सी में 1 या 2 है डी में 1 है। तो बताइए आप लोग क्या होगा। तो हम बताए थे कि दो संख्याओं का जो मौस होता है वो 1 होता है या दो लगातार संख्याओं का मौस 1 या दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौस 1 या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौस 1। तो यहाँ पे है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या हो गया तो उनका मौस तो मौस कितना होता है 1 होता है। इस ऑप्शन में 1 है डी ऑप्शन में 1 है इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा जो भाज्य अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। तो इन दोनों का क्या कर रहा है संख्या का गुणनफल तो दोनों को गुना कर देंगे तो 4 गुना कितना होगा 8। किस ऑप्शन में 8 है सी में है इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 3.27 पे रेकरिंग है ये क्या है एक पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि एक प्राकृतिक संख्या है कि या एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जिस संख्या पर रेकरिंग लगा रहता है वैसी संख्या क्या होता है। सबसे पहले ये क्या होता है ये होता है अशांत होता है अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है अशांत आवर्ती होता है बता भी दिए थे। और अशांत आवर्ती में क्या होता है अशांत आवर्ती होता है एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो किस ऑप्शन में परिमेय संख्या है तो ऑप्शन बी में परिमेय संख्या इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। फिर देखिए आइए क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप क्या होता है a में है m + 2 b में है 2m c में है 2m + 1 d में है 2m - 1। तो सम संख्या का जो रूप होता है वो 2m होता है। क्या होता है 2m। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी ऑप्शन में है 3/8 ए में बी में 2/15 सी में 29/343 और डी में है 17/1536। तो शांत के लिए क्या होना चाहिए उसके q के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर m होना चाहिए या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होना चाहिए। इतना अगर होगा तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। हम 8 को देखते हैं तो इसका क्या है 2 गुने 2 गुने 2 यानी ये 2 के पावर 3 है यानी 2 के पावर m के रूप का है। तो क्या हो गया ये शांत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए ही शांत हो जाएगा। हम आगे का ऑप्शन नहीं चेक करेंगे क्योंकि एक सवाल का एक ही ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन 3/8 जो होगा क्या हो जाएगा शांत होगा इसलिए ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 37 देखिए कि 6/15 का दशमलव प्रसार है क्या है शांत है कि अशांत है या आवर्ती है या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 6/15 जो है इसको हम काट लेंगे 3 गुना 6 3 पंचे 15 कितना आया है 2/5। अब देखिए 5 क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है यानी q का अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 के पावर m के रूप का है। तो जब 5 के पावर m के रूप का है तो कौन हो जाएगा क्या हो जाएगा शांत होगा। तो पूछ रहा है दशमलव प्रसार क्या है मतलब तो शांत हो जाएगा इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6/15 जो होगा वो संख्या क्या होगा शांत होगा। फिर देखिए क्वेश्चन 38 क्या कर रहा है कि 4 - √3 है क्या है परिमेय है कि अपरिमेय है या भिन्न है या पूर्णांक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 4 परिमेय है और √3 क्या है अपरिमेय है। तो हम बताए थे कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर आइए हम आगे का क्वेश्चन हम जानते हैं। हाँ क्वेश्चन अब 39 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 39 कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए में है 1 बी में है 2 सी में है 3 और डी में है अनंत। तो यहाँ पे देखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जैसे 2 3 क्या है परिमेय संख्या तो इनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकता है तो अनंत होता है। कितना होता है दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत
परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 40 का रहा है कि √2 है एक, क्या √2 क्या है, तो √2 सबको पता है कि अपरिमेय संख्या है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 41 का है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा बताए थे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, तो एक कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 22 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √3 क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, 2√2 ये √2 ये √2 ये √2 करके क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2/1 हो गया, तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, क्योंकि एक सवाल का ये ऑप्शन सही होता है। फिर कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF, हम बताए थे क्रमिक मतलब लगातार होता है, क्रमिक मतलब होता है लगातार, तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होता है वो 2 होता है, इसलिए उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा ab का लौसा निम्न में किसके बराबर है, तो मौसा जैसे ही पूछे तो क्या होगा, a गुने b के बराबर है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन 45 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो यूक्लिड विभाजन से हमें मौसा निकालने का क्या होता है, परिकलित मतलब होता है तरीका, क्या होता है, परिकलित मतलब होता है तरीका, मान निकालने का तरीका होता है, तो हम मौसा ज्ञात करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है पाई क्या है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर पाई का मान अगर 22/7 रहे तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, अगर पाई का मान 22/7 रहेगा तो परिमेय हो जाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, फिर आइए आगे का हम इसका प्रश्न जानते हैं। फिर क्वेश्चन 47, हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 की 2.13111311131 डॉट डॉट करके अनंत पर, ये कौन सी है, परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्ण है या इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो हम बताए थे आप लोगों को कि ऐसी संख्या रहता है ये जिसको हम ये अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है, ये बढ़ता ही जाता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी हम इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती, क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती जो होता है अशांत अनावर्ती वो कौन संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है कि 11.235 फिर 564 यानी इसके 564 पे बार लगा हुआ है, तो यानी ये कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक है कि एक अपरिमेय है या एक परिमेय है या पूर्ण है, क्या है, तो हम कहते हैं कि जिस संख्या पे बार लगा रहे वो संख्या क्या होता है, अशांत होता है, क्या होता है, हम बताए थे आप लोगों का अशांत आवर्ती होता है, क्या होता है, अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती में क्या, अशांत आवर्ती में परिमेय होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन परिमेय संख्या कहाँ है, सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर 49 में कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर bq प्लस r में r के लिए कौन सा सत्य है, तो हम यूक्लिड विभाजन से आप लोगों को बताए थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बताए थे, a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो ये कहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे यहाँ पे 0 का मान क्या है, r से बड़ा या बराबर, लेकिन b के बराबर या b से बड़ा दे दिया है। फिर b में है r का मान 0 से बड़ा लेकिन b से बराबर या बड़ा दे दिया है। c में है क्या, r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से हमेशा छोटा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, b सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 50 में है कि 5.2372 है, क्या पूर्णांक संख्या है, बी में है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या है, तो ऐसी संख्या को हम गिन सकते हैं जो सीमित हो, दशमलव के बाद ऐसी संख्या को हम गिन सकते हैं, क्योंकि ये संख्या सीमित है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो हमने आप लोगों को बता दिए ऑब्जेक्टिव VVI 50 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, वास्तविक संख्या का टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव, इस प्रश्नावली से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे मेहनत कीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर आप लोगों से हम अगले क्लास में बहुत चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो बताइए आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें, और हाँ एक और बात, डबल C लिखिए।
कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फिर मिलता है आप लोगों से अगली क्लास में। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।